नमस्कार दोस्तों, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। आज की स्टॉक मार्केट कैसी रही? जो आज की हमारी स्टॉक मार्केट है उसमें यूएसए का इन्फ्लुएंस रहा नंबर 1। उसके बाद पीएमआई आया है, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। वो क्या होता है उसका बेसिक वीडियो भी हमने बनाया हुआ है, उसका लिंक भी हम आज आपको डाल रहे हैं। और आरबीआई का क्या रिलेशन है आज की जो स्टॉक मार्केट है जो ग्रीन में रही हमारी, ये 3 मेजर फैक्टर है। और भी बहुत सारी एनालिसिस हम इसमें करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करिए हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को। आपको अगर अच्छे लग रहे हैं हमारे वीलॉग्स तो आप इनको लाइक करिए, कमेंट करिए इसके साथ। अगर कोई भी चीज़, मैंने यहाँ पे अपना ईमेल आईडी दे रखा है, आप हमारे होम पेज के ऊपर जाइए, वहाँ पे हमारा ईमेल आईडी है, आप हमें मेल पे डिटेल में बता सकते हैं। और हमारे जो वीडियोस हैं इनको शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि हमारी ये जो नॉलेज है जो हम आप लोगों को सिखा रहे हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज है, ये कहीं से भी कोई पेड नॉलेज नहीं है। तो चलिए जी, इस रिक्वेस्ट के बाद ये हमारी जेन्युइन रिक्वेस्ट है आपसे कि सब्सक्राइब करिए। हमारा टारगेट है बहुत जल्दी हम 5000 सब्सक्राइबर पे पहुंचे। चलिए जी, ये हमारा जो दूसरा वीलॉग आज का होगा टुमारो मार्केट प्रेडिक्शन, अगले कल की निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी। इसको लेके जो हमारा सेकंड वीलॉग है इसमें हम बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, तो आप ये वीलॉग भी जरूर देखिएगा। और जो ग्लोबल आज जो मार्केट है उसके ग्लोबल मार्केट के जो फैक्टर्स हैं उसका इन्फ्लुएंस भारत में क्या पड़ा, वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा बेसिक वीलॉग है, 2 वीलॉग्स आजकल मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। पहले वाला ये बेसिक वीलॉग है, जिसको भी जीरो नॉलेज है स्टॉक मार्केट की वो हमारे इस वीलॉग को देख सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है। दूसरा वीलॉग है वो इंटरमीडिएट लेवल का है, उसमें हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं। कुछ एक दिनों के बाद प्रोबेबली इन द मंथ ऑफ जुलाई हम 3 वीडियो अपलोड किया करेंगे, और वो जो 3 वीलॉग होंगे हमारे, वो थर्ड होगा एडवांस वन, जो हम हाईएस्ट लेवल का, जहाँ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज कैसे बनते हैं, चार्ट्स की कैंडल्स कैसे बनती हैं, क्लाउड कैसे बनता है, उनको डिफाइन करेंगे। तो चलिए आज की मार्केट स्टार्ट करते हैं। निफ्टी 50 ये देखिए, ये होता है मॉर्निंग सेशन, याद रखिए इसको कहते हैं प्री मार्केट। आप लोगों ने हमेशा सुना होगा कि प्री मार्केट है जी, तो प्री मार्केट कब होती है? 9 AM टू 9:15 AM। इसमें मार्केट ऑर्डर लगते हैं, और इस पर्टिकुलर जोन में मार्केट कहाँ थी देखिए आप ध्यान से। यहाँ पे हमारी जो मार्केट थी वो नीचे थी, और मार्केट ऊपर को जाती है, फिर हल्का सा फॉल करती है, उसके बाद मार्केट राइज करती है, फिर एक पर्टिकुलर जोन में रहती है, और लास्ट में आके वो हल्का सा फॉल करके वहाँ क्लोज होती है। तो जो निफ्टी 50 आज रहा, ये देखिए यहाँ लो जोन में रहा, ये ओपन यहाँ पे हुआ, ये हाई यहाँ पे गया, और अच्छी बात क्या है 600 से ऊपर 24,600 इस लेवल से ऊपर ये क्लोज होता है। तो ये अच्छी बात है आज कि ये मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई। अब देखिए ये है आपका थोड़ा और एडवांस लेवल का चार्ट। ये देखिए यहाँ पे एक ड्रॉबैक है, दूसरे वीलॉग में तो मैं डिटेल में डिफाइन करूंगा, लेकिन यहाँ पे देखिए आप, ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, लेकिन ग्रीन कैंडल इस लाइन से ऊपर नहीं गई है। तो ये जो सपोर्ट का लेवल था ना, अब जो रेजिस्टेंस बन गया है 787, इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो ये कंसोलिडेशन जोन में चला हुआ है। आपको ज्यादा खुश नहीं होना है, मार्केट कोई ग्रैंड बुलिश नहीं हुई है। यहाँ पे मैं आप उस एडवांस इंटरमीडिएट लेवल के वीलॉग को भी देखिएगा। ये देखिए मार्केट, यहाँ से लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, यहाँ से लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, अब ऊपर की तरफ को चलिए। इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन। तो मार्केट अभी कंसोलिडेशन में है विद, आप सुनते भी होंगे, विद बुलिश बायस, बुलिश बायस। तो इसमें बुलिशनेस है, लेकिन कंसोलिडेशन है यहाँ पे।
लेकिन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैं आपको हल्का सा बताना चाहता हूँ, फिर आगे चलते हैं। ये देखिए, ये जो आपका लेट्स हैव दिस कलर, ये ऊपर को देखो जा रहा है, ये क्या है, RSI। लेकिन जो MACD की सिग्नल लाइन है, इस ब्लू लाइन को बोला जाता है सिग्नल लाइन। सिग्नल लाइन को हल्का सा यहाँ से मुड़ना चाहिए था, ऐसे ऊपर को, यहाँ एक बेंड क्रिएट करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसने बेंड क्रिएट नहीं किया यहाँ पे। इसका मतलब है ये फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है। ये ऊपर को जा रहा है, ये ऊपर को जा रहा है, लेकिन ये तो नीचे को ही आ रही है। तो ये टेक्निकल एनालिसिस में हम छोटी छोटी जो बातें हैं इनको बहुत डिटेल में देखते हैं। तो याद रखिए, आपको जब भी टेक्निकल एनालिसिस करना है, RSI का इंडिकेटर लगाना है, 30 और 70 उसमें बना बिल्ट इन होता है। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, 20-80 भी कर सकते हैं, सेटिंग में ऑप्शन होती है वहाँ पे। ये समझाऊंगा मैं आपको। और ये सामने आपको दिख रहा है ना, स्टॉक ऑफ द डे, ये हमने शॉर्ट वीडियो अपलोड किया है। यस बैंक आज का स्टॉक ऑफ द डे है, इसको जरूर देखिए उस शॉर्ट को। और दूसरा, आपको MACD लाइन जो है ये देखनी चाहिए। इसमें जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन अगर ये इस तरह ऊपर को है तो ये बुलिश है, और ये नीचे को आ रही है तो ये बियरिश है। तो यहाँ पे ये हमें कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट कर रही है, ये और ये टेक्निकल एनालिसिस में डिटेल में देखेंगे। अब चलिए ये देखिए आपके सामने, ये क्या है, PMI एक्सप्लेन्ड, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। PMI की फुल फॉर्म क्या हुई, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। ये मैंने पूरा का पूरा इसके ऊपर एक वीलॉग बनाया हुआ है, इसका लिंक मैं आपको नीचे डाल रहा हूं। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं मैं। जरूर आप इस बेसिक कॉन्सेप्ट को देखिएगा, क्योंकि PMI जो है, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, ये कैपिटलिज्म का एक ओपन पैरामीटर्स है, जो इसको कहते हैं लीडिंग इंडिकेटर। ये हमें पहले ही इंडिकेट कर देता है, और जितने भी एल्गो ट्रेडर्स होते हैं वो PMI के डाटा को जरूर देखते हैं। तो कल को आप लोग भी एल्गो ट्रेडिंग करेंगे, एल्गो इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आप लोग जरूर इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स को। इसका एक और वीलॉग, उसको थोड़ा सा कुछ उसमें ऐड करके, वो भी मैं आज पोस्ट करूंगा। अब आइए आप, US की जॉल्ट की जो जॉब ओपनिंग है, J फॉर जॉब्स, O फॉर ओपनिंग। तो जो जॉब ओपनिंग है US में, जॉल्ट्स की, ये कौन देता है, ये ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स USA का। इसका डाटा आया है, और डाटा देखिए क्या है, ग्रीन। इसके ऊपर भी मैं वीलॉग बना रहा हूं, अभी समझाऊंगा भी आपको। 7.2 मिलियन पिछली बार आया था, 7.1 मिलियन मतलब क्या हुआ, 71 लाख जॉब्स। आई कितनी, 73 लाख जॉब्स। और ये देखिए, यहां मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी समझाना चाहता हूं। कभी हो सकता है कि इनके नाम के बिना हमारा वीलॉग खत्म हो जाए। डोनाल्ड जे ट्रंप साहब, इन्होंने, डोनाल्ड जे ट्रंप साहब ने पीछे क्या टेंट्रम चलाया था। टेंट्रम क्या थे इनके, 2 टेंट्रम इनके बहुत फेमस हुए हैं। एक हुआ है टैरिफ का, प्लस एक हुआ है इमिग्रेशन का। इमिग्रेशन, आप लोगों के रिलेटिव दोस्त USA में होंगे, और बहुत सारे लोगों को उन्होंने वहां से निकाला। अब हुआ क्या, ये जॉब्स कैसे बढ़ गई, इसका मतलब क्या है। जॉब ओपनिंग का मीनिंग होता है 73 लाख जॉब, 73 लाख जॉब अवेलेबल हैं, काम अवेलेबल है वहां पे। तो अगर जॉब अवेलेबल है तो ये अच्छी बात किसके लिए है, एम्प्लॉयमेंट के लिए। मतलब लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस कम मिलेगा। और ये प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हैं, उनका डाटा आता है हर महीने क्लोजिंग से 1 दिन पहले। ये डाटा आता है, कंपल्सरी देना होता है ये लेबर ब्यूरो को USA के, और ये कंपाइल करता है और ये इसको देता है। ये बोल रहा है 73 लाख जॉब अवेलेबल हैं, तो कोई भी जाके इन जॉब, क्योंकि ये कैपिटलिज्म है, ऐसा तो है नहीं कि आपको इस कैपिटलिज्म के अंदर हायर एंड फायर तो बहुत इजीली होता है। तो ये 73 लाख जॉब्स
अवेलेबल है, क्योंकि पहले क्या होते थे, इमिग्रेंट होते थे, अब वो लीगल इलीगल है, उनकी एक बहस अलग है, उसमें मैं जाना नहीं चाहता हूँ अभी। तो जो इमिग्रेंट वहां पे थे वो जॉब कर रहे थे, अब इन्होंने जहाजों में भर के लोगों को बाहर भेजा, मैक्सिकन को, कोलंबियंस को, इंडियंस को, वहां से जो इलीगल रह रहे थे। तो वहां क्या हुआ, जॉब्स क्रिएट हुई और कि नहीं हुई, ये देखिए आप, ये जॉब्स क्रिएट हुई वहां पे। तो होनी कितनी चाहिए थी, 71 लाख, लेकिन क्रिएट कितनी होगी, 73 लाख। तो ये जो 2 लाख की जॉब्स है ना, ये 2 लाख जॉब्स, ये जो इमिग्रेशन करके लोग वहां से भगाए गए हैं अमेरिका से, उसकी बदौलत वहां पे क्रिएट हुई है। और ये अमेरिकन इकोनॉमी के लिए और अमेरिकन लोगों के लिए एक पॉजिटिव खबर है। चलिए जी आगे, ये है चाइना कैक्सिन मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल, दुनिया की सबसे शानदार इन्वेस्टमेंट और रेटिंग एजेंसी है ये। इनका डाटा है, प्रीवियस कितना था 50.4, टारगेट कितना था 50.7 और आया कितना 48। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ PMI में आप याद रखिएगा, अब मैं इंडिया का भी लेके आया हूँ एक आगे, और आज शाम को अमेरिका का भी PMI आने वाला है। तो चाइना का, इंडिया का और अमेरिका का, तो जो 3 सबसे बड़ी इकोनॉमीज हैं परचेजिंग परचेजिंग पावर पैरिटी में 1 2 3, उन तीनों का आया, USA, चाइना एंड इंडिया, परचेज पावर पैरिटी में ये रैंकिंग बनती है। तो इनका जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है, अभी आया चाइना का कैक्सिन, इसी को मैंने डिफाइन किया है। इसका वीलॉग भी आपको अपलोड करूंगा मैं, इसका मैंने ऑलरेडी बना रखा है वीलॉग। तो कैक्सिन का डाटा क्या बोल रहा है, 50.7 आना चाहिए था, आया 48, और ये सीधा सीधा चाइना के ऊपर फर्क पड़ा है। किसका, टैरिफ्स का स्ट्रेट फॉरवर्ड इफेक्ट पड़ा है चाइना के ऊपर। और इसलिए, और जब भी PMI लेस देन 50 होता है, याद रखना आपने, तो इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी श्रिंक कर रही होती है। तो चाइनीज इकोनॉमी क्या कर रही है, श्रिंक कर रही है, और चाइना के ऊपर इन टैरिफ्स का बहुत बड़ा जो है नेगेटिव क्रिएट हुई है वहां पे। और भारत के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि चाइना की कंपनीज को इंडिया में इन्वेस्ट करवाएं, और जो फॉरेन की कंपनी चाइनाज में है वो भारत में आए। उनको क्या चाहिए, आप उनको अच्छी लेबर दीजिए, क्वालिटी लेबर दीजिए, उनको बिजली चाहिए, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और वो अब लगभग हर चीज़ भारत में अवेलेबल है। तो मुझे सलाह देने की ज़रूरत नहीं है, भारत के पॉलिसी मेकर जो दिल्ली मुंबई में बैठे हैं वो मुझसे हज़ारों गुना ज़्यादा इंटेलिजेंट और समझदार हैं। तो चलिए जी, ये देखिए श्रिंक हो रही है इकोनॉमी, तो इसीलिए PMI को, उस वीलॉग को ज़रूर देखिए आप। अब आइए आप, यूरोजोन का CPI आया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन, और यूरोजोन की कितनी आई, 1.9%। अब आप बोलेंगे कि चीज़ों के दाम, इन्फ्लेशन क्या होती है, आज कौन सा डे है, अब ये है मान लीजिए जून 2025 और जून 2024। तो आज जो प्राइसेस हैं, मान लो यहाँ पे 100 रुपए की चीज है, तो आज कितनी हो जाएगी वो, इट विल बी 101 रुपए 9 पैसा। तो मतलब है कि 1 साल में अब इसका क्या है, लोगों को तो फायदा है कि चीजें, कीमतें नहीं बढ़ी, लेकिन नुकसान किसको है, जो मैन्युफैक्चरर है, जिसने फैक्ट्री लगाई है। अगर उसको इतना, फिर उसको प्रॉफिट क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो लोग फिर फैक्ट्रियां बनाना कम कर देती हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, आपका ये जो होता है ना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और इन्फ्लेशन, ये हमेशा एक रेंज में रहनी चाहिए। यूरोजोन की ये 2% से ऊपर रहनी चाहिए और 4% से नीचे रहनी चाहिए। इस जोन में इन्फ्लेशन चलनी चाहिए, क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्रीज है। अब इसी को हम लगाते हैं भारत के ऊपर। तो इंडिया के केस में हमने ऐसे करके टारगेट बनाया हुआ है 4%। ये हमारी किसका है, ये इन्फ्लेशन का। 4% नीचे हो और 6% ये है
इसके बीच में रहनी चाहिए, समझे आप। अगर कम होगी तो हम फैक्ट्रीज को नुकसान होगा, तो फैक्ट्रीज किसकी हैं, हमारी है, इंडिया की। फैक्ट्रीज को नुकसान होगा तो वो लेबर को नुकसान होगा, काम करने वाले लोगों को। तो ये बहुत टाइट रोप है, ना इससे ऊपर जानी चाहिए ना इससे कम होनी चाहिए। अब इंडिया सर्विस परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स आ गया, और ये आप लोगों को जानना बहुत बहुत जरूरी है। ये इसलिए आपको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि यहां पे देखिए आप 50 से तो ऊपर है तो इकोनॉमी तो हमारी बढ़ रही है। पहले 58 था ये आपके अप्रैल में, हमने मई में सोचा था 61 आएगा, लेकिन आया 58.8। सर्विस परचेजिंग, और इसमें आपने हमेशा याद रखना ITES की जो कंपनीज हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज, जो आपकी कंपनीज हैं TCS, इन्फी, HCL, उसमें आपकी महिंद्रा, टेक महिंद्रा एक्सेट्रा, जितनी IT की कंपनीज हैं वो सर्विस सेक्टर की कंपनीज हैं। तो जो सर्विस सेक्टर के स्टॉक्स हैं ना, उनको चैलेंज रहेगा, और उनका चैलेंज क्रिएटेड है क्योंकि अमेरिका ने वहां पे कियोस क्रिएट किया है। उसकी बदौलत हमारा जो सर्विस का जो इंडेक्स है, और उसमें सर्विस सेक्टर में हमारा सबसे बड़ा जो रोल है वो ITES सर्विसेज का है। तो जो IT के स्टॉक्स है ना, उनका फ्यूचर कोई बहुत ब्राइट नहीं है। हम इनको एनालाइज भी करेंगे, मैंने बहुत बार भी आपको बताया। अब आपको करनी है सेक्टर रोटेशन, इसके ऊपर अलग से वीडियो आएगा आपको कि कैसे आपको अपने स्टॉक बदलने हैं, सेक्टर चेंज करने हैं। और ये हमको कहाँ से पता चल रहा है, इससे भी और भी बहुत सारे डेटाज हैं जहाँ से हमें पता चलता है। अब आइए आप, कौन से मेजर रीजन रहे स्टॉक मार्केट में आज क्लाइम करने के। सेंसेक्स 350 पॉइंट और निफ्टी 50 24,600 से पास किया। 3 डे लूजिंग स्ट्रीक को छोड़ा इन्होंने, ग्लोबल क्यूज अच्छे थे, और RBI की पॉलिसी, ये मैं आपको बताना चाहता हूं, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसके ऊपर वीलॉग भी आएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, उसकी मीटिंग शुरू होगी है 4th से, और ये खत्म होगी 6th को। 6th को क्या है, फ्राइडे को इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी PC, और इसमें 25 बेसिक पॉइंट्स ये डिक्रीज करेंगे इंटरेस्ट रेट। मैं तो हैरान हूं, जो फेडरल रिजर्व है ना, ये जो फेड है कहाँ का, US का, और इस फेड की उस कमेटी को क्या कहते हैं, MOFC। ये जो ओपन मार्केट ओपन कमेटी है यहाँ की, USA की FOMC, फेडरल मार्केट ओपन कमेटी, FOMC जो है, इसका डाटा कभी लीक नहीं होता है वहां से, कभी नहीं, और बहुत कम प्राइस इन होता है। हमारे यहाँ बैंक निफ्टी पहले ही दौड़ बैठा हुआ है। बैंक निफ्टी की जो चाल है वो पहले बन गई हुई है, वो पिछले कम से कम 15 दिनों से ऊपर को जा रहा है, और वो इसलिए ऊपर को जा रहा है कि ये श्योर मान के मार्केट चल रही है कि ये 25 जो बेसिक पॉइंट्स हैं, ये बेसिक पॉइंट जो हैं RBI की जो MPC है उसमें होगा ही होगा 25, और मान लो ना हो तब तो मार्केट बहुत बुरी तरह से क्रैश करेगी, पर ऐसा होगा नहीं बिल्कुल भी, ये घटेगी क्योंकि लीडिंग इंडिकेटर ने हमें बता दिया है इस बात को, और मार्केट ने इसको, कॉन्सेप्ट होता है प्राइस इन। अब आप लोग देखेंगे जो नोबिस इन्वेस्टर है ना आपकी, कि जी RBI आया, उसने रेट कट किया, तो स्टॉक मार्केट को तो बढ़ना चाहिए, और आप देखेंगे हो सकता है उस दिन स्टॉक मार्केट नीचे को आ जाए। आप बोलेंगे यार अब स्टॉक मार्केट तो बहुत गलत चीज है, देखो पॉजिटिव खबर आई और मार्केट नीचे को गिर रही है। तो यहाँ पे आपने याद रखना हमेशा, स्टॉक मार्केट में 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 हमेशा 4 नहीं होते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 स्टॉक मार्केट में 22 भी हो सकते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 स्टॉक मार्केट में 02 भी हो सकते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 20 भी हो सकते हैं स्टॉक मार्केट में, और स्टॉक मार्केट में 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 2 भी हो सकते हैं। ये मैं समझाऊंगा आपको, ये आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने रैंडमली आपको नंबर बोल दिए। हमने हर एक इस मैथमेटिकल फॉर्मूला पे एक मॉडल बनाया हुआ है, वो हम डेरिवेटिव और ऑप्शन में इस्तेमाल करते हैं। जो हिमालयन डेरिवेटिव करके हम
अलग से हमने एक पूरा का पूरी सीरीज बनाई है, वो समझाएंगे आपको। किसी दिन मौका मिलेगा, आपका लेवल उस वहाँ तक आप पहुँच जाएंगे तो आपको वो वाले फॉर्मूलाज मैं बताऊंगा कि 2 × 2 नॉट ऑलवेज 4 इन अ स्टॉक मार्केट। अगर इतना सिंपल होता तब तो स्टॉक मार्केट से हर कोई पैसे कमाता, लेकिन स्टॉक मार्केट में अब खबर आएगी कि 25 बेसिक पॉइंट गिरा, ये बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, और आप देखेंगे बैंक निफ्टी 500 पॉइंट गिर गया। रीजन बीइंग यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है प्राइस इन। स्टॉक मार्केट में कोई भी कॉन्सेप्ट पहले ही प्राइस इन हो चुका होता है, तो ये प्राइस इन वाला जो कॉन्सेप्ट है ये स्टॉक मार्केट ने पहले ही कर दिया है। ग्लोबल मार्केट फ्यूल स्ट्रीट रैली, ये मैंने आपको बता दिया, वहाँ पे अमेरिका और चाइना की दोबारा बात शुरू हुई है और वो पॉजिटिव खबर थी। टॉप स्टॉक ड्रिवन मार्केट सर्ज, ये एटर्नल, जियो फाइनेंशियल, भारतीय एयरटेल, टाटा मोटर, टेक महिंद्रा, ये वाले स्टॉक जो है मार्केट में आज बढ़े हैं। आगे आइए, यूएस चाइना की ट्रेड डील पे दोबारा उनकी बात होने लगी है। जीपिंग और ट्रंप साहब की बात हुई आपस में कि हम ट्रेड डील में एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे, वो थोड़े कम हुए। आरबीआई रेट कट एक्सपेक्टेशन मैंने एक्सप्लेन कर दिया। एक्सपर्ट में ये हैं वी.के. विजय कुमार। मतलब अगर मैं स्टॉक मार्केट में आज की डेट में इंडिया में किसी को एक्चुअल में एक्सपर्ट मानता हूं ना, तो ये जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के ये वी.के. विजय कुमार जी हैं। बहुत ही डेप्थ में एनालिसिस करते हैं, आप इनको सुनिए, आप इनको पढ़िए, बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं ये। और ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 2 रेट कट होंगे, हम भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं 2 रेट कट होंगे, लेकिन प्राइवेट लेंडर ये बोल रहे हैं, जो प्राइवेट बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक, आप याद रखना इंडिया में 2 टाइप के बैंक हैं, प्राइवेट बैंक, पीएसयू बैंक। पीएसयू बैंक तो पिछले 3 ईयर से मेगा रिटर्न दिया इन्होंने, अब इनके हाँफने का टाइम आ चुका है। इन दोनों के ऊपर वीलॉग आपका बिल्कुल रेडी है मेरा, कल परसों जब भी आ जाएगा। प्राइवेट बैंक कौन कौन से हैं, सरकारी बैंक कौन से हैं, पीएसयूज कैसे बैंक स्टॉक को स्टडी करते हैं, कौन से 10 पैरामीटर हैं, फंडामेंटल एनालिसिस प्लस टेक्निकल एनालिसिस, बैंकिंग सेक्टर का वीलॉग, बेसिक वीलॉग मैंने आपके लिए तैयार किया है, उसमें बताऊंगा। तो प्राइवेट बैंक्स की बढ़ने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। जिनके पास पीएसयू के बैंक हैं, आप लोगों के पास जितना प्रॉफिट हो सकता है, कम से कम जो कैपिटल लगाया उसको तो बुक कर लो आप लोग। मान ली क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब है कोई भी, मान लीजिए कोई भी एक्स बैंक है, नाम नहीं मैं किसी बैंक का लूंगा, एक्स बैंक का शेयर आपने खरीदा है 30 रुपए पे, और ये कौन से वाला बैंक है, ये है सरकारी बैंक, गवर्नमेंट का बैंक। गवर्नमेंट का बैंक कोई भी पीएसयू बैंक है, ये 30 रुपीज, इनके एक तो सस्ते बहुत है, ये शेयर पहुंच गया है मान लो 80 रुपीज पे। तो आप क्या करो, ये स्ट्रेटजी करो कि जो 30 रुपीज प्लस 5 रुपीज 35 रुपीज आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूं यहां पे, आपने इसको और इजी करता हूं मैं आपको, नहीं तो आपको ऐसे समझ आएगा नहीं है। मान लीजिए आपने रुपीस 1 लाख लगाया है और वो आज की डेट में हो गया है रुपीस 2,50,000, ये लगाया है आपने पीएसयू बैंक के अंदर। तो आप क्या करिए, वहां पे 1,15,000 के शेयर बेच दो आप। एक तो आपका कैपिटल आ गया, और ये जो 15,000 रुपये आपने बेचा, इसमें से कुछ आपके टैक्सेस निकल जाएंगे, जितने भी टाइप के टैक्सेस हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, प्लस कुछ पैसा 6,000 से 7,000 आपको बच जाएगा। इस पैसे को आप इंजॉय करिए, जो आपका शौक है, कपड़े खरीदने हैं आपको, छोटा मोटा मोबाइल फ़ोन खरीदना है, कुछ भी करना है, जो शौक है, घूमने जाना है, ये पैसा आप खर्च लो। आपको ना सब कुछ दाव पे लगा के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना है। अपनी स्टॉक मार्केट का पैसा अगर आपने एंजॉय नहीं किया ना, तो फिर आप अपनी उम्र वहां पे कम कर रहे हो स्क्रीन के ऊपर आपको। और मार्केट में कितना पैसा रह गया आपका, आप देखो यहां से ध्यान से, 1,35,000 ये इन्वेस्टेड रहने दो आप। तो आपने बेसिक कैपिटल निकाल लिया,
1 लाख रुपया जो आपने निकाला, इससे आप प्राइवेट बैंक खरीद लो। अब कौन सा स्टॉक कैसे खरीदना है ये मैंने समझाया हुआ है आपको। व्हेन टू बाई एंड सेल स्टॉक, वो मैंने आपको समझाया हुआ है। तो पीएसयू से प्रॉफिट कमाया आपने, प्राइवेट बैंक आप आज की डेट में खरीद लो। तो देखो 1 लाख रुपए से ज्यादा पीएसयू बैंक में भी रह गया आपका, 1 लाख रुपए आपका किस में आ गया, प्राइवेट बैंक में भी आ गया, और कुछ प्रॉफिट आपने एंजॉय भी कर लिया, जो घूम लिए फिर लिए आप। अब ये तो मैंने 1 लाख का एग्जांपल दिया, आपने 10 लाख लगाया होगा, आपने 1 करोड़ रुपया लगाया होगा, तो उस प्रपोर्शन में आप पैसा वहां से निकालो। इसको कहते हैं द स्मार्ट इन्वेस्टिंग। तो आपको क्या बनना है, स्मार्ट इन्वेस्टर बनना है, वहां पे और कुछ नहीं करना है, बिकम अ स्मार्ट इन्वेस्टर। तो चलिए जी, आज के इस वीलॉग को जल्दी से इसको वाइंड अप की तरफ लेके चलते हैं। इंडिया विक्स फॉल किया है, देखो ये ग्रीन में क्यों किया, ये गुड न्यूज है, लेकिन अभी भी ये 15 से नीचे नहीं आया, लेकिन 5% के करीब फॉल किया। और मैंने आपको हमेशा समझाया है, ये वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, इट मस्ट बी लेस देन 15। लेस देन 15 जब होता है तो ये बुलिश, इसके लिए हम क्यों बोल रहे हैं कि निफ्टी 50 पे बुलिश टोन बनी हुई है। वो बुलिश टोन हमें कहां से पता चल रही है, बहुत सारे पैरामीटर से पता चल रही है, उनमें से एक पैरामीटर ये भी है विक्स का। अब चलिए आप, डॉलर इंडेक्स हल्का सा राइज किया है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन याद रखिए इस DXY डॉलर इंडेक्स कहते हैं इसको, 6 करेंसीज के अगेंस्ट इसको बनाया गया है। इसके ऊपर मैंने DXY के ऊपर प्रॉपर वीलॉग बनाया हुआ है, आप जाइए इस वीलॉग को देखिए, आप इसको एंजॉय करेंगे जब देखेंगे। तो ये जब भी लेस देन 100 होता है, गुड फॉर इंडिया, और अगर ये ग्रेटर देन 100 होगा, गुड फॉर यूएस, नॉट फॉर इंडिया। तो ये नीचे था तो भारत के लिए अच्छा है, क्योंकि अभी भी 100 से नीचे है। अब आइए आप, ये भारत के लिए थोड़ी सी वरी करने की वरीसम खबर है हमारे लिए। लगभग 86 पे ये पहुंच रहा है, जबकि हम इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं समवेयर अराउंड 83 के। ये लगभग टच किया था इसने, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, और इसको कंट्रोल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम ओपन मार्केट इकोनॉमी है। लेट द रूपी फ्लो, जहां रूपी अपने आप सेटल होगा वहीं पे रूपी को टिकना चाहिए। और यहाँ पे ये जो हमारा रूपी है, रूपी के अंदर फॉल आ रहा है, और इसके जो मेन रीजन है वो है टैरिफ। और अभी 50% टैरिफ बन लगा दिया गया है एल्यूमिनियम और स्टील के ऊपर। किसने, यूएसए ने। इसके ऊपर मैंने वीलॉग बनाया है प्रॉपरली, उस वीलॉग को आप देखिए। भारत बहुत ही कम, लेस देन 4% सेल करता है अमेरिका को एल्यूमिनियम और स्टील, तो भारत पे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसका सबसे बड़ा फर्क पड़ेगा चाइना के ऊपर, प्लस हैरान होंगे आप साउथ कोरिया के ऊपर, साउथ कोरिया और जापान के ऊपर। साउथ कोरिया और जापान नंबर 1 के ऊपर, चाइना सबसे ज़्यादा स्टील बेचता है उनको, उसके ऊपर मेगा टैरिफ लगा दिए उन्होंने। और लेकिन इस तरह बड़े टैरिफ, क्योंकि साथ में मतलब ट्रंप साहब को आप कभी पहचान ही नहीं सकते, टैरिफ भी लगा दिया, फोन भी कर दिया, बातचीत भी होगी, बातचीत भी कर रहे हैं, पर साथ में ही थप्पड़ मार रहे हैं और साथ में ही फिर किस भी कर रहे हैं। ये वाली बात है कि यहाँ पर स्लैप कर दिया गया और साथ में बोला नहीं जी हम आओ बैठ के बात करते हैं। वेरी फ्रेजाइल पर्सन। अब आइए आप, FIIs और DIIs का डाटा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, हालांकि 28,000 करोड़ के करीब बेचे उन्होंने FIIs ने। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से देखिए आप, 3 ट्रेडिंग सेशन से फॉल कर रहा है। लेकिन ये देखिए आप, समवेयर अराउंड 12,000 करोड़ के सेल किए, किसने सेल किए, FIIs। लेकिन बाइंग देखिए आप 21,000 अप्रोक्सीमेटली, ये अप्रोक्सीमेटली लगा देता हूं, नहीं तो कमेंट बॉक्स में आ जाएंगे कि सर आपका तो मैथ सही नहीं है। 21,000 अप्रोक्सीमेटली, और इन्होंने बेचे, इनसे ऑलमोस्ट डबल खरीदे DIIs ने। तो ये मैं आपको शॉर्ट वीडियो में बताऊंगा, ज़रूर मेरे शॉर्ट वीडियो देखा करिए आप, जो अगर आप बिजी हो तब भी, क्योंकि वो 50 या 55 सेकंड के होते हैं, कई बार 58 सेकंड के होते हैं। तो लेस देन 1 मिनट में मैं आपको एक पूरे टॉपिक की जानकारी दे देता हूँ। तो DIIs के ऊपर जो
अभी मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, जिसको रील भी बोलते हैं आप लोग, यूट्यूब शॉर्ट बोलते हैं। उसमें कौन खरीद रहा है DIIs, बेसिकली कौन खरीद रहा है, और जैसे मेरे पास डाटा आएगा कौन से स्टॉक खरीदे जा रहे हैं, तो उसकी लिस्ट जो एक्सचेंज रिलीज करेगी वो तुरंत मैं आपको बताऊंगा। तो ये था हमारा आज का वीलॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। ये देखिए, हिमालयन स्टॉक ऑफ द डे, हिमालयन स्टॉक ऑफ द डे आज जो है यस बैंक है। क्यों है ये वीडियो आप देखिए जो यहाँ चल रहा है, इसको मैंने शॉर्ट वीडियो भी अपलोड किया है। ये रीज़न है यस बैंक को, इसने 16,000 करोड़ की डेट बॉन्ड और इक्विटी बॉन्ड इशू किए हैं, जिसके कारण बैंक और ये SMBC, ये जो सुमित्रो मित्सुबिशी बैंकिंग है, कहाँ की, जापान की, ये 20% शेयर एक्वायर कर रहा है। और बेच कौन रहा है? SBI। इसमें सारी डिटेल एक्सप्लेन किया मैंने। तो अगर आपको ये वीलॉग पसंद आया और हिमालयन स्टॉक गुरुकुल आपको पसंद आ रहा है, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करिए इसको। अब आपसे मिलते हैं एक अगले वीलॉग में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड नाइट।